ईरान के कुछ फोर्स के लोगों के पकड़े जाने की खबर है। खबर यह है कि आईडीएफ इन सबको उठाकर इसराइल ले गई है और अल-शरा ने ईरान की ताकत मान ली है। ईरान से किनारा नहीं करेगा सीरिया, खबर यह भी है, लेकिन इसराइल से भी सीरिया डील करने जा रहा है। ये तीन अहम खबरें हैं, अलग-अलग, और आपके सामने एक एक करके नहीं रखने जा रहा हूं। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, मैं हूं आदिल खान आजाद। सबसे पहले इसराइल का नया दावा सुन लीजिए। दावा है इसराइल का कि सीरिया से ईरानी कुछ फोर्स के लोग पकड़े हैं, यानी आईआरजीसी का पार्ट कुछ फोर्स इंटरनेशनली, उसके लोग पकड़कर आईडीएफ ले गए हैं। इस्राएली फौज ने जुमे को यह दावा किया कि उसने सीरिया की सरजमी से ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कुछ फोर्स के एक सीक्रेट यूनिट 840 से 840 से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। इस यूनिट का नाम 840 था। यह है आर्मी के बयान के मुताबिक पिछले हफ्तों और महीनों में सीरिया में कई खास ऑपरेशन किए गए आईडीएफ की तरफ से, जिनमें कुछ फोर्स के लोग पकड़े गए और फिर उन्हें इसराइल ले जाकर पूछताछ की जा रही है। यह आईडीएफ का दावा है। मार्च और अप्रैल में दो ऑपरेटिव जैदान अल-तावील और मोहम्मद अल-कुरियान इनको पकड़ा गया। इसराइल ने यह भी कहा कि कुछ सीरियाई जिन्हें उन्होंने अगवा किया असल में पैसे के लालच में यूनिट 840 के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें असली मालूमात नहीं थी कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, वो बस पैसे के लिए लगे हुए थे। फिलहाल दुनिया के कई मीडिया आउटलेट्स में यह खबर कल यानी कि 12 सितंबर की शाम से घूम रही है, मगर अब तक ना ईरान ने इस खबर को रद्द किया है और ना ही इस पर कोई बयान जारी किया है, जबकि उसे अब तक कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था। दोस्तों, सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत के दौरान ईरान का असर बहुत मजबूत था, लेकिन दिसंबर 2024 में असद के हटने के बाद उसका दबदबा कमजोर पड़ गया। असल बात यह है कि असद के तख्त से गिरने के बाद सीरिया में ईरान का असर काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन इसराइल ने मौका देखकर सीरिया के और इलाके कब्जा लिए। गोलान हाइट्स तो पहले से ही था उसके पास, कब्जा जमाए हुए है वहां पर, और अब आए दिन जमीनी और हवाई हमले करके वहां के लोगों को उठाकर वो अपने मुल्क ले जाता है। कौन? इसराइल। इस हफ्ते खुद इसराइल के आर्मी चीफ एयाल ज़ामिर ने माना था कि उसकी फौज ने सीरिया के होम्स, लताकिया और पल्मीरा के पास बमबारी की है। साथ ही उसने यह भी बताया कि आईडीएफ अब तक सीरिया के जुनूब में 300 से ज्यादा रूटीन ऑपरेशंस कर चुकी है, यानी हथियार छीनना और सीरिया के शहरियों को पकड़कर इसराइली कब्जे वाले इलाकों में ले जाना। हालांकि बहुत से लोग पूछताछ के बाद कुछ घंटों के बाद छोड़ दिए गए, लेकिन बहुत से अब भी आईडीएफ के कब्जे में बताए जाते हैं। यानी इसराइल सीरिया में ऑपरेशन नहीं कर रहा, बल्कि बाकायदा अगवा और कब्जे की सियासत चला रहा है। ईरान के कुछ फोर्स के लोग क्या आईडीएफ के कब्जे में हैं या नहीं हैं, इस बात का जवाब ईरान से ही आ सकता है, और यकीन मानिए जब वो जवाब आएगा तो अगले एपिसोड में हम उसे भी लेंगे। फिलहाल ये खबर थी, खबर की तरह तीन बड़े अखबारों के हवाले से आपके सामने पेश कर दी। अब दूसरी खबर सुनिए। सीरिया ने साफ कह दिया है कि बांटने की बातें भूल जाओ, हम ईरान से किनारा नहीं करने वाले। यानी अल-शरा भी ईरान की ताकत को तस्लीम करते हुए उससे ताल्लुकात सुधारने का इशारा दे रहे हैं। अल-शरा का ये पूरा बयान सुनिए जो बेहद अहम है। हिजबुल्लाह के, इसमें रूस और मिस्र को लेकर भी अल-शरा ने अपने पत्ते खोले हैं। हिजबुल्लाह के असर वाले मीडिया हाउस अल मायादीन ने 13 सितंबर को यह खबर शाया की। इस खबर के मुताबिक सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा ने खुलकर ऐलान किया है कि मुल्क यानी कि सीरिया किसी भी किस्म की तकसीम यानी पार्टीशन को मानने वाला नहीं है। ये पार्टीशन का चक्कर क्या है, इस खबर के आखिर में पता चलेगा। साथ ही ये भी अल-शरा ने साफ किया कि ईरान से रिश्तों में खटास आई है, लेकिन ईरान से हमेशा के लिए नाता नहीं टूटेगा। लोग जो सोच रहे हैं कि हम ईरान से नाता तोड़ देंगे, वो मुगालते में हैं। अल-शरा ने सरकारी न्यूज़ चैनल अल-इखबारिया अस-सूरिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि सीरिया ने बड़ी ही तेज़ी से अपने रीजनल और इंटरनेशनल रिलेशनशिप दोबारा बना लिए हैं और ज़्यादातर मुल्कों से सीरिया को नेक नियति मिली है, ख़ास तौर पर पड़ोसियों से। ईरान को लेकर अल-शरा ने माना कि ज़ख्म गहरा है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमारे और ईरानियों के दरमियान हमेशा के लिए दरार आ गई है। वो किस ज़ख्म की बात कर रहे हैं, ये फिर कभी। यानी असल मामला ताल्लुकात का रिकैलिब्रेशन है, ना कि किनारा करना।
यानी इशारा ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने का है, क्योंकि ईरान के पास वो मिसाइल ताकत है जिसने इसराइल तक को हिलाकर रख दिया था। और सीरिया आजकल इसराइल के रोज़ाना के हमले झेल रहा है और इसराइल का दुश्मन है ईरान। तो ऐसे में दुश्मन का दुश्मन भले ही दोस्त ना बन सके, लेकिन ताल्लुकात ख़राब भी नहीं करने चाहिए। इस बात को अहमद अलशरा समझते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल अलशरा को अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए इसराइल के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखिएगा, सीरिया में बशर का तख्ता पलट कोई आखिरी तख्ता पलट बनकर नहीं रह जाएगा, और भी तख्ता पलट होंगे। अलशरा को भी मालूम है। दोस्तों, याद रहे कि असद हुकूमत के ज़माने में ईरान और हिजबुल्लाह को इंडिस्पेंसिबल पार्टनर्स यानी कि सबसे ज़रूरी पार्टनर्स माना जाता था, चाहे वो इसराइली हमलों को रोकना हो या फ़लस्तीन की मदद करना हो या फिर साल 2014 से 2017 तक ISIS को हराना हो। रूस के बारे में अलशरा ने कहा कि वो एक बड़ी ताकत है और UNSC का मेंबर है। अलमायदीन के मुताबिक अलशरा ने याद दिलाया कि आज़ादी की जंग यानी बशर अल असद की रिजीम को उखाड़ने के दौरान रूस से गुफ्तगू हुई और फिर एक एग्रीमेंट के तहत रूस ने फौजी सीन से पीछे हटना कबूल कर लिया। अभी सुनिएगा, मगर रूस अब भी टार्टस और हमीम बेस और एनर्जी कोऑपरेशन के जरिए सीरिया में मौजूद है। मिस्र के साथ भी ताल्लुकात पर जोर दिया अलशरा ने कहा कि मिस्र के साथ रिश्ते बेहतर होने की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सालों की तन्हाई के बाद एक नया रुख है। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि सीरिया एक तरफ वाशिंगटन से, अमेरिका से नज़दीकी बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ रूस ईरान को भी नाराज़ नहीं करना चाहता, यानी कि अलशरा दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलना चाहता है। दोस्तों, अलशरा के सामने घरेलू मसले भी बेहद पेचीदा हैं और उन्हें सीरिया के बंटवारे से डर लग रहा है। अलशरा ने कहा कि इलेक्शन के बाद नया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, लेकिन फिलहाल हर मोर्चे पर एक साथ काम करना हमारी पॉलिसी है। साफ वार्निंग भी दिया अलशरा ने कि अगर नॉर्थ ईस्ट सीरिया अलग होने की सोचेगा कुर्द, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इराक और तुर्की को होगा। यानी कुर्द ऑटोनॉमी का मसला अब भी एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है अलशरा की हुकूमत के लिए। यानी अलशरा का मैसेज साफ है, सीरिया ना बटेगा, ना ईरान से किनारा करेगा, बल्कि अब अपनी शर्तों पर नए रिश्ते बनाएगा। ये मुमकिन कैसे होगा? एक तरफ अमेरिका से दोस्ती, इसराइल से डील, और दोनों के दुश्मन ईरान से भी ताल्लुकात वसी करें, कैसे हो पाएगा? अब एक और बड़ी खबर सुनिए सर। खबर यह है कि सीरिया और इसराइल के बीच सिक्योरिटी डील पर बातचीत हो रही है और इसको लेकर अलशरा ने एक बड़ा बयान दिया है। सीरिया के सदर अहमद अलशरा उर्फ जोलानी ने कहा है कि सीरिया इसराइल से सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है, जिसके तहत इसराइल उन इलाकों से हटेगा जहां उसने 8 दिसंबर को बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद अपनी फौज तैनात कर दी थी। इसराइल ने असद की हुकूमत के गिरने के बाद गोलान हाइट्स के UN बफर जोन में फौज भेजी थी और तब से अब तक सीरिया पर सैकड़ों एयर स्ट्राइक भी की हैं इसराइल ने। मगर नए सीरियाई हुक्मरानों ने अब तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। लोग पूछ रहे हैं कि क्या लस्सी पीकर बैठे हो जो मुंह में तुम्हारे दही जम गया है, तुम इसराइल के खिलाफ ना बोल पा रहे हो? अरे फायर नहीं कर सकते, मिसाइल नहीं छोड़ सकते, मुंह से ही आग उगल दो भैया, लस्सी थूक दो। अहमद अलशरा ने अल इखबारिया टीवी को दिया इंटरव्यू में कहा, अब हम सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं ताकि इसराइल 8 दिसंबर से पहले की पोजीशन पर लौट जाए। सीरिया और इसराइल 1948 से ही जंग की हालत में है और आपस में इनकी कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, कोई डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं हैं, सफारत खाने वगैरह। चाहे अलशरा का दौर हो, चाहे अब उससे पहले बशर अल असद और उनके वालिद का दौर हो, यही हालात थे। जंग होती नहीं थी, लेकिन जंग की हालत थी। पिछले महीने दोनों मुल्कों के वजीरों की पेरिस में मुलाकात हुई थी, जिसमें डी-एस्केलेशन और सुवेदा प्रोविंस की सेक्टेरियन वायलेंस पर बात हुई थी। वहीं इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी माना है कि साउथ सीरिया के डीमिलिटराइजेशन पर बातचीत चल रही है, यानी हथियारों के निरस्तीकरण की। अलशरा ने यह भी खुलासा किया कि असद को गिराने वाले ऑफेंसिव के दौरान, सुनिएगा, असद ने खुलासा किया कि असद की हुकूमत को गिराने वाले ऑफेंसिव के दौरान सीरियाई फौज ने रूस से सीक्रेट बातचीत की थी। हमा और होम्स की लड़ाई में रूस पीछे हट गया था और ये एक एग्रीमेंट का हिस्सा था। यानी यहाँ रूस ने अपने फ़ायदे और सलामती के लिए
बशर अल असद का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद सीरिया में मौजूद रूस के हमेमिम एयरबेस और टार्टस नेवल बेस को सीरियाई फौज ने टारगेट नहीं किया। बशर अल असद इन्हीं बेस से रूस भागे थे। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। प्यारे साथियों, आज हमारे और आपके इस चैनल आज़ाद बोल इंडिया के 7 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। आप सबको मुबारकबाद। इतने कम वक्त में और इतने मुश्किल कंपटीशन में इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े सब्सक्राइबर वाले चैनल्स के बीच बस सच्चाई, मजबूत कंटेंट, आप लोगों के प्यार और अपने रब के बेशुमार करम की वजह से ये चैनल आज यहाँ तक पहुँचा है। उम्मीद है आपका साथ और प्यार आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा। मेरी दुआ है कि आप लोग सब सलामत रहें, खुश रहें। और मेरी उन सब यूट्यूबर्स को भी मुबारकबाद जो मुझसे ज़्यादा बड़े चैनल हैं, मिलियंस में उन्होंने सफ़र तय किया है। यकीनन उन सब ने भी बहुत मेहनत की होगी। उन सबको भी मुबारकबाद। आज मुझे किसी से शिकायत नहीं। आप सबका शुक्रिया, उसका शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।